हेलो प्रिय छात्रों, इससे पहले मैंने आपको पावर फैक्टर के बारे में बताया था। उसमें आधा लेक्चर पूरा हो चुका था, जिसमें पावर फैक्टर क्या होता है, उससे कम होने के कारण क्या है और पावर फैक्टर हम इम्प्रूवमेंट क्यों करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये बताया था। अब आपको मैं पावर फैक्टर को कैसे मेथड्स हैं, कैसे इम्प्रूव उसकी मेथड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जनरली तीन तरह जो मेथड हैं वो हमारी स्टैटिक कैपेसिटर, सिंक्रोनस कंडेंसर और फेस एडवांसर। इसमें सबसे पहले स्टैटिक कैपेसिटर। तो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड पावर फैक्टर लोड आर इंडक्टिव दैट टेक लैगिंग करंट्स विच डिक्रीज द सिस्टम पावर फैक्टर। यानी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हमारा जो इंडक्ट लोड मतलब इंडक्शन मोटर है वो पावर फैक्टर को लो करती है। The static capacitor provide leading current which neutralize the lagging inductive component of the load current। जो स्टैटिक कैपेसिटर होता है वो लीडिंग सप्लाई करंट देता है जो इंडक्टिव लॉगिंग कंडक्ट कंपोनेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के काम में आता है। Static capacitor are connected in parallel with those devices which work on the power factor। ये जो पावर फैक्टर है कैपेसिटर उसको पैरेलल में डिवाइस के लगाते हैं। ये हमारे पास पावर फैक्टर करंट का जो पिक्टोरियल वेक्टर डायग्राम है, इस ये पहले जो फिगर दे रखा है उसमें आरएल है जो बिना लोड है, जो जिसमें पावर फैक्टर को हमने बिना इम्प्रूव करे लगाया हुआ। दूसरे में हमने कैपेसिटर सी लगाया इसके पैरेलल में, जिससे हम पावर फैक्टर इम्प्रूव करना है। और ये हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको बताया गया है। द कैपेसिटर ड्रॉ द लीडिंग करंट एंड यूटिलाइज द लॉगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट of the load, raise the power factor. The correct amount of capacitor must be used, otherwise we have gone from logging a leading which is also undesirable। मतलब हम क्या करते हैं कि जब इस कैपेसिटर की कैलकुलेट करते हैं कि कितना लोड है और उसको कितने पावर फैक्टर तक इम्प्रूव करता है। सपोज जैसे 0.8 से 0.9 हमको पावर फैक्टर करेक्ट करता है, उस हिसाब से हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं और उस हिसाब से इस कैपेसिटर की वैल्यू निकालते हैं जो आगे कैलकुलेशन में बताया गया है। ये उस स्टैटिक कैपेसिटर कैलकुलेशन के बारे में। कैपेसिटर सी कनेक्टेड पैरेलल विथ लोड, कैपेसिटर ड्रॉ करंट आईसी विच लीड द सप्लाई वोल्टेज बाई 90 डिग्री। मतलब कहने में जो कैपेसिटर करंट है वो 90 डिग्री लीडिंग पे होता है और रिजल्टिंग करंट आई डैश है वो सम आई एंड आई सी करंट इन एंगल। तो cos फाइव वन पहला है बिफोर द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, और आई साइन टू जो है वो cos फाइव टू जो है हमारा वो आफ्टर पावर फैक्टर करेक्टर जो कैपेसिटर लगाने के बाद होता है। इन दोनों का डिफरेंस जो है आईसी कहलाता है। तो वैल्यू ऑफ द सी जो हमारा कैपेसिटर है आईसी अपॉन ओमेगा वी, इससे हम कैलकुलेट करते हैं सी की वैल्यू और उस हिसाब से हमें सिस्टम में ऐप में लगा देते हैं अक्रॉस द लोड। ये हमारे पास जो डायग्राम दर्शाया गया है सेकंड में, ये थ्री फेज का है। थ्री फेज में स्टार डेल्टा जो कनेक्शन है उस हिसाब से इसमें थ्री फेज जो कैपेसिटर बैंक है उनका कनेक्शन डायग्राम बताया गया है स्टार और डेल्टा दोनों में। इसके बाद ये जो पावर फैक्टर कैलकुलेशन है भाई
पावर ट्रायंगल से भी हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें पावर ट्रायंगल में जनरली क्या है कि OA जो वेक्टर है किलोवाट को दर्शाता है, और ये डायग्राम में देख रहे हैं KVA-W1 और KW2, KVA1 और KVA2। KVA1 जनरली क्या है कि जो पावर फैक्टर इम्प्रूव नहीं करा वो वेक्टर है, और KVA2 पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के बाद का वेक्टर है। इन दोनों का डिफरेंस मतलब KVA1 और 2 का, ये लीडिंग KVA को दर्शाता है, और लीडिंग KVA से को हम करेक्ट करते हैं। लीडिंग KVA सप्लाई बाय द पावर फैक्टर इक्विपमेंट इक्वल टू है BC बरा AB माइनस AC, तो इक्वल टू OA 10/1 माइनस 10/2, यानी KVR1 माइनस KVR2 इक्वल टू किलोवाट ब्रैकेट में 10/1 माइनस 10/2 के हिसाब से। इससे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें एक ध्यान देने की बात है कि पावर फैक्टर जब इम्प्रूव करते हैं तो इसमें जो एपरेंट पावर है, रिएक्टिव पावर सॉरी, वो कम ज़्यादा होती है। किलोवाट फिक्स है, और किलोवाट पावर में हम लेते तो ये अगर पावर फैक्टर इम्प्रूव में cos फाई एंगल ही चेंज होता है, जिससे जो KVA डिमांड है वो कम ज़्यादा हो जाती है। इसलिए कैलकुलेशन के लिए हमको निकालना है पावर फैक्टर, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब स्टैटिक कैपेसिटर कुछ फ़ायदे हैं, जैसे लॉसेस आर लो इन स्टैटिक, लॉसेस होते हैं जो स्टैटिक कैपेसिटर कम होते हैं। देयर इज नो मूविंग पार्ट देयर फॉर नीड लो मेंटेनेंस, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, जिससे मेंटेनेंस भी इसका लो होगा, अनुरक्षण वगैरह कम करना पड़ता है। इट कैन वर्क इन नॉर्मल कंडीशन, जनरली क्या है ये नॉर्मल कंडीशन में भी काम करता है। दे आर लाइट वेट सो इट कैन बी इजीली इंस्टॉल, इसका वजन कम है और इसको कहीं भी हम आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ नुकसान है। द एज ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर बैंक इज लेस 8 to 10 ईयर्स, इसकी जो उम्र होती है वो 8 से 10 साल तक की होती है। स्विचिंग शुरू ऑन द सिस्टम विथ चेंजिंग द लोड स्विचिंग, इसमें क्या है जब हम लोड को स्विच करते हैं तब इसमें स्विच डेवलप होती है जो सिस्टम को डैमेज करती है। एक तो ये एक ड्रॉबैक है। थर्ड है इफ द रेटेड वोल्टेज इंक्रीज देन इट इज कॉज डैमेज इट, अगर इससे रेटिंग से ज़्यादा अगर करंट आ जाता है तो कैपेसिटर बैंक हमारी डैमेज हो जाती है, ये डिसएडवांटेज है। इसके बाद सेकंड मेथड है सिंक्रोनस कंडेंसर। जिन्हें सिंक्रोनस कंडेंसर एक सिंक्रोनस मोटर होती है, तो सिंक्रोनस मोटर है उस वो कैसे सिंक्रोनस कंडेंसर जैसे काम करती है। व्हेन ए सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट एट नो लोड एंड ओवर एक्साइटेड वर्क एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस मोटर है अगर नो लोड पे चलाएंगे और ओवर एक्साइटेशन पे अगर काम चलेगी तो वो सिंक्रोनस कंडेंसर जैसा काम करती है। व्हेन ए सिंक्रोनस कंडेंसर कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई वोल्टेज पैरेलल देन इट ड्रॉ लीडिंग करंट एंड पार्शली इनवेट द रिएक्टिव कंपोनेंट, जब हम सिंक्रोनस मोटर को जिसका पावर फैक्टर इम्प्रूव करना है सप्लाई के अक्रॉस लगा देते हैं, मतलब समांतर, तो वो लीडिंग करंट ड्रॉ करती है अगर वो ओवर एक्साइटेड मोड में काम करती है, तो इससे हमें लीडिंग पावर फैक्टर मिलता है और वो कंपनसेट करता है लैगिंग पावर फैक्टर। और जनरली क्या है कि सिंक्रोनस कंडेंसर वो लार्ज इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज करते हैं। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज लोड है, इसमें 3 फेज सिंक्रोनस मोटर लगा रखी, इसका वेक्टर डायग्राम कनेक्शन डायग्राम बताया गया है। इसमें जो है अगर हम 3 फेज लोड है तो और सिंक्रोनस तो ये वेक्टर डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो I1 है रिजल्टेंट है वो phi2 है और इससे पहले phi1, तो जनरली क्या है कि इससे हम डायग्राम से इजीली देख सकते हैं कि पावर फैक्टर हमारा सिंक्रोनस कंडेंसर इम्प्रूव करता है।
सिंक्रोनस कंडीशन के क्या फ़ायदे हैं? लॉन्ग लाइफ है, स्टेपलेस एडजमेंट, पावर फैक्टर, फॉल्ट कैन यू रिमूव इजली। मतलब एक तो लाइफ इसकी सिंक्रोनस कंडेंसर से ज़्यादा है, और जो सिंक्रोनस कंडेंसर में स्टेप में हमको पावर फैक्टर एडजस्टमेंट मिलता है, इसमें स्टेपलेस है, ये रेगुलेट होता है आराम से, तो इसमें स्मूथ पावर फैक्टर करेक्ट मिलता है। डिसएडवांटेज सिंक्रोनस कंडेंसर के इसकी तो इट इज़ एक्सपेंसिव, ये महंगी है, और ये नॉइज प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूस नॉइज, आवाज़ और महंगी होती है, इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है सिंक्रोनस मोटर में। फेस एडवांसर, फेस एडवांटेज सिंपल AC एक्साइटर विच कनेक्ट ऑन द मेन शाफ्ट ऑफ द motor and operate with the motor rotor circuit for power factor improvement. Phase advancer is used to improve power factor induction motor in industries. Stator winding of the induction motor taking logging current out of the phase and voltage. Therefore, the power factor of induction motor is low. If the exciting ampere turn are excited by external source, then there would be no effect on the exciting current on stator winding. Therefore, the power factor of induction motor will be improved. This process is done by phase advancer. फेस एडवांसर में जनरली क्या होता है कि इंडक्शन मोटर की शाफ्ट के साथ ही हम एक AC एक्साइटेड कनेक्ट करते हैं, है ना, जो मोटर की रोटर सर्किट है को पावर फैक्टर इंप्रूव करना। जनरली होता क्या है, हमने ये देखा है कि इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर वाइंडिंग है उसका करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, जो मेन कारण है पावर फैक्टर लो करने का। तो हमने क्या करा इंडक्शन मोटर में, उस एक्साइटेशन वाइंडिंग को अलग से AC सोर्स से एनर्जाइज कर दिया, जिससे जो इफेक्ट है एक्साइटिंग करंट का वो स्टेटर वाइंडिंग में नहीं रहे, तो जिससे पावर फैक्टर उसी को फेस एडवांसर बोलते हैं। ये जनरली ऑब्सलीट हो गई ये मेथड, इंडस्ट्री वगैरह में काम आती थी, ये अब ज़्यादा यूज होती नहीं है। अब लास्ट है लोकेशन ऑफ द शंट कैपेसिटर। शंट कैपेसिटर कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं? सब स्टेशन कैपेसिटर बैंक, अगर सब स्टेशन पे कैपेसिटर बैंक लगाएंगे सब स्टेशन कैपेसिटर बैंक हो जाएगी। शंट कैपेसिटर बैंक इन EHV लेवल, मतलब हाई वोल्टेज लाइन में हम लगाएंगे शंट कैपेसिटर, जरूरत है। पोल माउंटेड कैपेसिटर बैंक हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, पोल पे लगा देते हैं। मेटल क्लोज कैपेसिटर बैंक अगर मेटल बॉक्स के अंदर लगी हुई है, ये जनरली इंडस्ट्री और स्मॉल सब स्टेशन में लगाते हैं। इंडस्ट्रियल और सब स्टेशन छोटे हैं उनमें यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटर बैंक, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे जो हम बैंक लगाते हैं लोड, पोल और सब स्टेशन के पास में, डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटर कहलाते हैं। फिक्स कैपेसिटर बैंक और मोबाइल कैपेसिटर बैंक, ये फिक्स कैपेसिटर बैंक ये हम लोड के पास में लगाते हैं। मोबाइल बैंक जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मोबाइल कैपेसिटर बैंक को ले जाते हैं, वहाँ फिक्स कर देते हैं। स्विच कैपेसिटर बैंक, अगर पीक लोड डिमांड है, पीक लोड पे है, तो हम कैपेसिटर बैंक को स्विच कर देते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ द कैपेसिटर एट ट्रांसफार्मर HV साइड, इंस्टॉलेशन ऑफ द कैपेसिटर बैंक ऑफ द HV लाइन। जनरली क्या है कि जहाँ पे हमको वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव करना होता है, या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज का चेंजेस ज़्यादा है, उस जगह पे हम लोकेशन पे सेंडिंग एंड, रिसीविंग एंड और मिडिल ऑफ द लाइन कहीं भी इसको कैपेसिटर को लगा देते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। और ये सब जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम में रहते हैं, इस कारण ये जो लोकेशन है वो जगह के हिसाब से बदल जाती है कहाँ लगाना है। थैंक यू।